हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का भू आकृति विज्ञान चल रहा था तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स एवं पर्वत निर्माण का जो चैप्टर है भू संचलन, ये 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्लेट टेक्टोनिक एवं पर्वत निर्माण। मोड़दार पर्वतों का निर्माण जो है अभिसरण सीमा के क्षेत्र में होता है। प्लेटों के अभिसरण की 3 स्थितियां पाई जाती हैं। मोड़दार पर्वत यानी वलय पर्वत जो होते हैं, इनका निर्माण जो है वो अभिसरण सीमा के क्षेत्र में होता है। और प्लेटों का जो अभिसरण होता है, इसकी 3 स्थितियां पाई जाती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है आप लोगों को। एक तो है जहां प्लेट महासागरीय एवं दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो। दूसरी जहां दोनों ही प्लेट महाद्वीपीय हो। और तीसरी जहां पर दोनों प्लेट महासागरीय हो। पहली स्थिति में, यानी जो पहली स्थिति है जहां प्लेट महासागरीय एवं दूसरी प्लेट महाद्वीपीय हो, उस स्थिति में जब महाद्वीप एवं महासागरीय प्लेट के बीच टकराव होता है, तब अपेक्षाकृत अधिक घनत्व के कारण महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित हो जाता है। यानी पहली स्थिति जब होती है तो महासागरीय प्लेट जो है अधिक भार के कारण जो है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। और अत्यधिक संपीड़न के कारण जो है प्लेट के किनारे के पदार्थों का वलन होता है, जिससे अत्यधिक संपीड़न के कारण जो है वो प्लेटों के किनारों का जो पदार्थों का जो है वो वलन होता है एवं मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, यानी वलय पर्वतों का निर्माण होता है। अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंसने से वहां गहरी खाई का निर्माण होता है, जिसे समुद्री गर्त कहा जाता है। पुनः महासागरीय प्लेट अधिक गहराई में वेनी ऑफ क्षेत्र में जाकर पिघल जाता है। ये पिघली हुई चट्टानें मैग्मा के रूप में धरातल पर उद्गारित होती हैं, यानी ऊपर आती हैं। रॉकी एवं एंडीज पर्वत क्षेत्र में यह स्थिति देखने को मिलती है। और पहली स्थिति जो है देखने को अगर है तो रॉकीज एवं एंडीज में ऐसी स्थिति जो है देखने को मिलती है, जहां प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं अमेरिकी प्लेट के बीच टकराव की क्रिया हो रही है। इस प्रकार यह सिद्धांत न केवल रॉकी एवं एंडीज की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बल्कि एंडीज पर ज्वालामुखी चट्टानों की बहुलता एवं पेरू ट्रेंच की उत्पत्ति की भी व्याख्या करता है। यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट का प्रत्यावर्तन अमेरिकी प्लेट के नीचे हो रहा है। महाद्वीपीय अभिसरण से उत्पन्न पर्वतमालाओं के उदाहरण अल्पाइन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहां भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के नीचे होने वाली टक्कर के फलस्वरूप टेथिस सागर के मलबों एवं भूपटल में मोड़ पड़ने के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अफ्रीकी एवं यूरेशियाई प्लेट के टकराव के फलस्वरूप अल्पस एवं एटलस पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। हिमालय क्षेत्र में ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि यहाँ भारतीय प्लेट का प्रत्यावर्तन काफ़ी कम गहराई तक हुआ है, तथा दूसरा कारण यह है कि इस पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई काफ़ी अधिक है। तीसरी स्थिति में जब दोनों ही प्लेट महासागरीय होते हैं तो टकराव के फलस्वरूप एक प्लेट का अग्रभाग दूसरे प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित हो जाता है एवं इससे उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीप तोरण एवं द्वीपचाप के पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थिति का उदाहरण जापान द्वीप
चौप के रूप में देखने को मिलता है। महाद्वीप एवं इन चापाकार द्वीप समूहों के बीच छिछले सागर मिलते हैं, जिन्हें पृष्ठ चाप बेसिन कहा जाता है। जापान सागर पृष्ठ चाप बेसिन का उदाहरण है। प्रत्येक चाप के महासागरीय किनारे की तरफ गहरे ट्रंच पाए जाते हैं। साथ ही प्रत्यावर्तित प्लेटों के अधिक गहराई में जाकर पिघलने के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है एवं ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अमेरिकी स्थित राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इक्वाडोर तट से मलपेलो प्लेट की खोज की। इसका नामकरण इसमें स्थित एक द्वीप तथा जलमग्न कटक के नाम पर किया गया। इसकी खोज अन्य प्लेटों की गति तथा एक दूसरे के सापेक्ष उनकी बदलती स्थितियों के अध्ययन के द्वारा की गई है। यह प्लेट कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही है। यह प्लेट कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से गति कर रही है। यह प्लेट मेंटल पर गति करता है, जो एक द्रव्य के तरह व्यवहार करता है। अमेरिकी स्थित राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि पनामा फाल्ट ईस्ट से लेकर इक्वाडोर तथा कोलंबिया के तटों के समीप एक गहरी महासागरीय खाई तक एक अपसारी प्लेट सीमा उपस्थित है। प्लेटों की गति से वित्याज भूकंप नामक गहरे तथा विशाल भूकंपों की श्रृंखला का पता चल सकता है, जिसका उद्गम फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेंटल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स से उत्पन्न पर्वतों के सिद्धांत हैं। एक और है हमारा विश्व का 8वां संभवतित महाद्वीप जीलैंडिया। यह करंट से संबंधित है, तो इसे भी हम लोग देख सकते हैं। हम सभी विश्व में 7 महाद्वीप के अस्तित्व से परिचित हैं, परंतु अब संभव है कि लोगों को 8वां महाद्वीप के बारे में पढ़ने और जानने का मौका मिलेगा। भूगर्भ शास्त्रियों ने यह दावा किया है कि 49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का यह जीलैंडिया महाद्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इसका आकार ऑस्ट्रेलिया का 2/3 है और 94% भाग जो है वो जल से डूबा हुआ है। जीलैंडिया के उच्चावच बिंदु न्यूजीलैंड तथा न्यू कैलेडोनिया ही जल सतह के ऊपर हैं। इससे संबंधित लेख जो है जीलैंडिया पृथ्वी का छुपा हुआ महाद्वीप, अमेरिकी जर्नल जीएसए टुडे में मार्च अप्रैल 2017 के अंक में प्रकाशित हुआ। भूगर्भ शास्त्री निक मॉर्टिमर इस अध्ययन लेख के मुख्य लेखक थे। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार एक विशिष्ट भूगर्भिक संरचना एक निश्चित क्षेत्रफल, समुद्र तल से मोटी भूपट्टी व इसके भूक्षेत्र का ऊंचा होना और ऐसे पर्याप्त आधार हैं जिसके आधार पर जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप के रूप में आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। 2 दशकों में भूगर्भ विज्ञान ने जीलैंडिया को महाद्वीप की श्रेणी में रखते हुए प्रमाण जुटाने में प्रयासरत हैं और उनका मानना है कि इसे 8वें महाद्वीप के रूप में मान्यता मिल जाने से महाद्वीप सतह को संरचना को समझने में सहायता होगी, क्योंकि
तो फ्रेंड्स, ये हमारा विश्व के 8वें संभवतित महाद्वीप जीलैंडिया के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा वह है भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्रों का वितरण तथा प्लेट विवर्तनी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं हम लोग देखते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी जो है वो संकीर्ण, सुनिश्चित एवं अर्ध अविच्छिन्न पेटियों में पाए जाते हैं। ये पेटियां मुख्य रूप से प्लेट सीमाओं में केंद्रित हैं। यानी विश्व के अधिकांश भूकंप जो आते हैं वो एवं ज्वालामुखी जो है वो सुनिश्चित एवं अर्ध अविच्छिन्न पेटियों में पाए जाते हैं और ये पेटियां मुख्य रूप से प्लेट सीमाओं में केंद्रित हैं। यही कारण है कि प्लेटों के सीमांकन में भूकंपीय पेटियों का सहारा लिया जाता है। संसार में भूकंप का वितरण महासागरीय कटकों, द्वीपीय चाप एवं द्वीपीय तोरण क्षेत्रों में नवीन पर्वतों की पेटियों एवं प्रमुख विभंग क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये सभी क्षेत्र प्लेट की सीमा पर स्थित हैं। एक बार इस पॉइंट को हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं। विश्व में अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी संकीर्ण, सुनिश्चित एवं अर्ध अविच्छिन्न पेटियों में पाए जाते हैं। ये पेटियां मुख्य रूप से प्लेट सीमाओं में केंद्रित हैं। यही कारण है कि प्लेटों के सीमांकन में भूकंपीय पेटियों का सहारा लिया जाता है। संसार में भूकंप का वितरण जो है वो महासागरीय कटकों, द्वीपीय चाप एवं द्वीपीय तोरण क्षेत्रों में नवीन पर्वतों की पेटियों एवं प्रमुख विभंग क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ये सभी क्षेत्र प्लेट की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मध्य महासागरीय कटकों पर छिछले भूकंप आते हैं, जबकि अधिक गहराई में स्थित उत्पत्ति केंद्र वाले भूकंप मुख्यतः समुद्री टेंस क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। प्रत्यावर्तित प्लेट के क्षेत्र में तिरछे झुके हुए भूकंप उत्पत्ति क्षेत्र वेनी ऑफ क्षेत्र कहलाते हैं। इसका पता जो है सर्वप्रथम भूकंपवेत्ता हुगो वेनी ऑफ ने लगाया था। इस प्रकार दूसरा पॉइंट, इस प्रकार अधिकांश भूकंपीय क्रियाएं रचनात्मक, विनाशात्मक एवं संरक्षक सीमांत के सहारे ही होती हैं। रचनात्मक प्लेट सीमांत के क्षेत्र में प्लेटों के विपरीत दिशा में गतिशील होने के कारण दरारों के माध्यम से मैग्मा निकलता है। चूंकि मैग्मा के ऊपर उठने की गति धीमी होती है, अतः भूकंप साधारण एवं कम गहराई वाले होते हैं। जैसे मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र इसका उदाहरण है। विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में प्लेटों के आपसी टकराव, प्रत्यावर्तित भाग की रगड़ एवं ज्वालामुखी क्रिया के कारण तीव्र एवं अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं। जैसे परिप्रशांत मेखला एवं मध्य महाद्वीपीय पेटी में आने वाले भूकंप। अन्य मुख्य बिंदु जो है इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, संरक्षक सीमांत के क्षेत्र में प्लेटों के बीच घर्षण की क्रिया के फलस्वरूप तीव्र भूकंप आते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का सन एंड्रियाना भ्रंश क्षेत्र। नेक्स्ट है, विश्व में लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे एवं 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे पाए जाते हैं। महासागरीय ज्वालामुखी में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। महासागरीय ज्वालामुखी जो है वहाँ पर ज़्यादातर बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, जबकि महाद्वीपीय ज्वालामुखी में एंडीसाइट चट्टानें मिलती हैं। इस प्रकार रचनात्मक प्लेट सीमांत पर बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं, जबकि विनाशी प्लेट सीमांत क्षेत्र में इंडीसाइट चट्टानें मिलती हैं। इंडीसाइट के सभी लक्षण जो है वो बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट के बीच के हैं। एंडीसाइट चट्टानों के जो लक्षण हैं वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों के बीच के हैं। अब आलोचना देखते हैं हम लोग इसकी। कभी कभी एक प्लेट दो दिशाओं में एक साथ स्थानांतरण के प्रमाण मिलते हैं। यह सिद्धांत इस बात को बतलाने में असमर्थ है कि जहां प्रसार सभी महासागरों में होता है, वहीं प्रत्यावर्तन मुख्यतः प्रशांत महासागर तक ही क्यों सीमित है। तीसरा है, इस सिद्धांत के द्वारा कैलिडोनिया एवं
हड्सोनियन काल के पर्वतों जैसे ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हाईलैंड, दक्षिणी अफ्रीका का डेक्कन स्वर्ग, ब्राजील का सियरा डेलमार आदि की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं होती है। अमेरिकी प्लेट के पश्चिम की ओर गतिशील होने के कारण अटलांटिक महासागर फैल रहा है, जबकि प्रशांत महासागर जो है वो संकुचित होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा दूसरा चैप्टर वो भू संचालन है। तो भू संचालन के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। यानी धरातल पर जो विभिन्न स्थल रूप पाए जाते हैं इनके निर्माण के प्रमुख दो शक्तियों के कारण हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली शक्ति को, एक तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है शक्ति, और एक जो पृथ्वी के वाय भाग में यानी ऊपर में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली शक्ति को जो है वो अंतर्जात शक्तियां कहा जाता है, और ये शक्तियां भूतल पर असमानताएं लाती हैं। पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल में उत्पन्न होने वाली शक्तियों को बहिर्जात शक्तियां कहा जाता है, और ये शक्तियां जो हैं पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का कार्य करती हैं। फर्स्ट पॉइंट, महादेश निर्माणक भू संचालन में लंबवत बल के प्रभाव से धरातल का एक विशाल भाग जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता या नीचे की ओर धंसता है। यानी महाद्वीपों का जब निर्माण हुआ तो इसमें भू संचलन लंबवत बल के प्रभाव से धरातल का एक भाग जो है, एक विशाल भाग धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है या तो फिर नीचे की ओर धंसता है, परंतु ऊपर उठे हुए या नीचे धंसे हुए भाग में चट्टानों की परतों में मोड़ नहीं आता है। विस्तृत भूखंड के ऊपर उठने से पठार का निर्माण होता है, अतः इस प्रकार के भू संचलन को पठार निर्माणक या भू संचलन भी कहा जाता है। दूसरा जो है, जब धरातल की स्पर्श रेखीय बलों के प्रभाव से अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की चट्टानों पर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो चट्टानों की परतें जो है वो मुड़ जाती हैं एवं ऊपर उठ जाती हैं। फलस्वरूप पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। अतः क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणक या भू संचलन भी कहा जाता है। यानी क्षैतिज भू संचलन जब होता है तो क्षैतिज भू संचलन से पर्वत निर्माणक होता है, लंबवत बल जब भू संचलन होता है तो उससे जो है पठार का निर्माण होता है। तीसरा है तीसरा पॉइंट है हम लोगों का, जब महाद्वीप का कोई भाग अपने आसपास की सतह से ऊंचा उठ जाता है तो इसे उत्थान कहा जाता है, परंतु जब सागर का जलमग्न भाग जो है सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो इसे निर्गमन कहा जाता है। यानी जब महाद्वीप का कोई भाग आसपास की सतह से ऊपर उठता है तो उसे हम उत्थान कहते हैं, लेकिन यही स्थिति अगर सागर के अंदर बनती है तो उसे निर्गमन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब स्थल खंड का एक भाग अपनी सीमा की सतह से नीचे धंस जाता है तो इस क्रिया को अवतलन कहा जाता है, और जब स्थलखंड का कोई भाग जो है अपनी सीमा के समीप की सतह से नीचे की ओर धंस जाता है तो इस क्रिया को अवतलन कहा जाता है। परंतु जब स्थलखंड सागर तल के नीचे चला जाता है और यही अवतलन जो होता है स्थलखंड पर अगर ये सागर तल से नीचे चला जाता है एवं जलमग्न हो जाता है तो इस क्रिया को निमज्जन कहा जाता है। निमज्जन की क्रिया स्थलखंड के नीचे धंसने या सागर तल के ऊपर उठने से हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा, क्षैतिज या स्पर्श रेखीय बलों के प्रभाव से चट्टानों में दबाव पड़ता है।
फलस्वरूप चट्टानों में वलन की क्रिया होती है। वलन के फलस्वरूप शिखरों एवं द्रोणियों का निर्माण होता है। शिखरों को अपनति एवं गर्तों की अभिनति या सन्नति कहा जाता है। चट्टानों की बनावट एवं संपीड़न बलों की भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के वलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वलन के प्रकार। वलन कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सममित वलन। सममित वलन में इस वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई होती हैं। इसे सरल मोड़ भी कहा जाता है। जब दबाव शक्ति की तीव्रता एवं कम एवं दोनों दिशाओं में एक समान हो तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है, जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। दूसरा है असम्मित मोड़। असम्मित मोड़ यानी वलन। इस वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव असमान रहता है। कम झुकाव वाली भुजा अपेक्षाकृत लंबी एवं अधिक झुकाव वाली भुजा छोटी होती है। उदाहरण इसका जो देखें हम, इंग्लैंड का दक्षिणी पेनाइन पर्वत जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा एकनति वलन। एकनति वलन यानी एकनति फोल्ड जो होता है, इसमें वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी एवं दूसरी भुजा जो है झुकी हुई होती है। उदाहरण इसका है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथा है अधिवलन। अधिवलन में जो है इस वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी न होकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा जो अपेक्षाकृत लंबी होती है कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है। इसका निर्माण तब होता है जब दबाव शक्ति एक दिशा में अधिक तीव्र होती है, और इसका उदाहरण जो है कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणियां हैं अधिवलन का। पांचवा है समनत वलन। समनत वलन, इसमें वलन की दोनों भुजाएं एक ही ओर झुकी हुई होती हैं एवं लगभग समांतर होती हैं। इस वलन में आगे का भाग लटका हुआ जान पड़ता है। ऐसे वलन में संपीड़न की तीव्रता स्पष्ट दिखाई देती है। इसका उदाहरण जो है वो पाकिस्तान का कालाचिंता पर्वत है। कालाचिंता पर्वत है। नेक्स्ट छठा जो है परिवलन। परिवलन में जो है इस वलन की दोनों भुजाएं इतनी अधिक झुकी हुई होती हैं कि वे एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं और दबाव शक्ति की तीव्रता के कारण पूरा वलन धरातल के लगभग समांतर हो जाता है। इसे दोहरा मोड़ भी कहा जाता है, और इसका उदाहरण जो है वो यूके का कैसल पर्वत है। नेक्स्ट है हमारा सतह अधिक्षितित या प्रतिवलन। अधिक्षितित या प्रतिवलन उसे कहा जाता है जब संपीड़नात्मक बल बहुत अधिक प्रभावशाली होता है तो चट्टानों की परतें जो है वो बलन अक्ष पर टूट जाती हैं और एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। यह आगे बढ़कर दूसरे खंड पर आरोपित हो जाती हैं। जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर बहुत दूर अलग जा पड़ती है एवं अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है तो इसे ग्रीवाखंड कहा जाता है। अधिक्षितित वलन एवं ग्रीवाखंड के उदाहरण जो है वो कश्मीर की पीर पंजाल श्रृंखला एवं गढ़वाल हिमालय में देखने को मिलती है। आठवां है समनति एवं पंखाकार वलन। कभी कभी विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण बृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियां देखने को मिलती हैं। इसे ही संपनति या पंखाकार वलन कहा जाता है। इसका उदाहरण जो है वो दक्षिणी स्कॉटलैंड का पर्वतीय प्रदेश एवं छोटा नागपुर का सिंहभूम जो है वो संपनति वलन के उदाहरण है। नेक्स्ट नौवां जो है वो समभिन्नति वलन। समभिन्नति वलन में क्या होता है, जब असमान संपीड़न के कारण बृहद अभिन्नति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अभिन्नतियां बन जाती हैं तो इस बृहद अभिन्नति को समभिन्नति कहा जाता है। पाकिस्तान स्थित पोटावार पर्वत क्षेत्र में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं।
दृश्य भूमि यानी लैंडस्केप जो होता है, संरचना, पराक्रम और अवस्था उसकी हम लोग देखते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक विलियम मोरिस डेविस ने 1899 में सर्वप्रथम भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उद्धित भूखंड अपर्दन के पराक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इस प्रकार डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का प्रयोग डेविस की संकल्पना का महत्वपूर्ण अंग है। उनके अनुसार स्थल रूपों का निर्माण एवं विकास जो है वो संरचना, पराक्रम और अवस्था से प्रभावित होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि दृश्य भूमि संरचना, पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है। इन तीनों कारकों को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है, यानी संरचना, पराक्रम और अवस्था को जो है ये डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। वास्तव में संरचना किसी स्थान की स्थलाकृति के निर्माण को आधार प्रदान करती है, परंतु कई बार यह दृष्टिगोचर नहीं होता है कि यानी नहीं दिखाई पड़ता है कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले कारकों को पराक्रम कहते हैं। स्थल रूपों के निर्माण में इसका महत्व संरचना से भी अधिक है। पराक्रम की सक्रियता का स्थल आकृतियों के आकार एवं विस्तार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थल आकृतियों के निर्माण में पराक्रम किस सीमा तक कार्य कर चुका है यह अवस्था से ही ज्ञात होता है। डेविस ने 3 अवस्थाएं मानी हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। मनुष्य के जीवन में वृद्धावस्था एक निश्चित समय पर आती है, परंतु जहां यह बात निश्चित रूप से लागू नहीं होती, कोमल शैलों वाले क्षेत्र में स्थलाकृतियों की युवा एवं प्रौढ़ावस्था शीघ्र ही वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाती है, जबकि कठोर शैलों में पर्याप्त समय तक युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था बनी रहती है। अतः यहाँ अवस्था से तात्पर्य दृश्य भूमि के विकास में परिवर्तन की एक निश्चित स्थिति है। डेविस के भौगोलिक चक्र को 3 अवस्थाओं से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को दीर्घकाल तक स्थिर दशा में रहना होगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं एवं विवर्तन की घटनाओं में सदा प्रभावित होते रहते हैं। इसी प्रकार डेविस ने त्वरित दर से उत्थान की बात कही एवं उसके पश्चात अपर्दन प्रारंभ होता है, परंतु ऐसा नहीं है। उत्थान की प्रक्रिया सतत चलती रहती है तथा इसकी दर मंद होती है। इसी प्रकार उत्थान के प्रारंभ के साथ ही अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस के मॉडल में भले ही कमियां हों, किंतु इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोबर की भू अभिन्नति थ्योरी पर्वत निर्माण पराक्रम की व्याख्या जो करती है, इसके बारे में। प्रसिद्ध जर्मन कोवर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित है। पृथ्वी में संकुचन द्वारा उत्पन्न बल के अग्रदेशों में गति उत्पन्न होती है तथा संपीड़नात्मक बल के कारण जो है भूसन्नति का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण करता है। जहां पर आज पर्वत हैं वहां पहले भूसन्नतियां थी, जिन्हें कोवर के पर्वत निर्माण स्थल कहा जिन्हें कोवर ने पर्वत निर्माण स्थल कहा है। कोबर ने अपने भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण पराक्रम को समझाने का भरसक प्रयास किया है। पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नति का निर्माण होता है, जिसे कोबर ने भूसन्नति अवस्था कहा। प्रत्येक भूसन्नति के दोनों किनारे दृढ़ भूखंड के होते हैं, जिसे कोबर ने अग्रदेश कहा।
इन भूखंडों के अपर्दन से प्राप्त नदियों द्वारा भूसन्नति में मलबा का जमाव होता रहता है। अत्यधिक मलबा जमाव होने से भार के कारण भूसन्नति में धंसाव भी होता है। जब भूसन्नत अत्यधिक मलबा जमा होने से भर जाती है तो पृथ्वी में संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण जो है भूसन्नत में जमा मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण करता है, जिन्हें कोवर ने रेड केटन नाम दिया है। यदि संपीड़न बल सामान्य होता है तो केवल किनारों वाला भाग ही वलित होता है तथा मध्य भाग जो है वो अप्रवाहित रहता है। यदि संपीड़न बल सर्वाधिक सक्रिय होता है तो मध्य पिंड का निर्माण नहीं होता, परंतु संपूर्ण भूसन्नति का मलबा जो है वो वलित हो जाता है। संपीड़न बल जितना अधिक होगा पर्वतीकरण में उतनी ही अधिक जटिलता आती है। कोवर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की व्याख्या करने का प्रयास किया। यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य भूसन्नत था। इन दोनों महाद्वीपों को आमने सामने सरकने से अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अल्पस, पेरिनीज, कर्डिलारा, काकेस, एटलस तथा एपिनाइन्स आदि पर्वतों का निर्माण हुआ। कर्थेनियंस दिनारिक अल्पाइस के मध्य वलन से अप्रवाहित भाग, हंगरी का मैदान, मध्य पिंड का भाग मध्य पिंड का उदाहरण है। इसी प्रकार टारस एवं पांटिक के मध्य अंतोलिया का पठार, एल्बुर्ज एवं जोग्राम में मध्य ईरानी पठार, हिमालय तथा कुनलुन के मध्य तिब्बत का पठार मध्य पिंड का उदाहरण है। इस तरह कोबर ने अपने सिद्धांत में मध्य पिंड की कल्पना करके पर्वतीकरण को उचित ढंग से समझाने का प्रयास किया है। हिमालय निर्माण के विषय में कोवर ने बताया है कि उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में थे, जिसके बीच जो है वो टेथिस सागर भूसन्नत के रूप में था। यूशीन युग में अग्रदेश सरकने लगे तथा टेथिस सागर के मलबे में दोनों किनारों पर वलन पड़ने से उत्तर में कुनलून तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तथा दोनों के मध्य जो है वो तिब्बत का पठार मध्य पिंड के रूप में रह गया। कोबर का भूसन्नत सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित कई बातों का उचित उल्लेख करता है, परंतु इसमें कुछ कमियां हैं। कोबर द्वारा वर्णित पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार कोबर के सिद्धांत से पूर्व पश्चिम में फैले हुए पर्वतों का स्पष्टीकरण हो जाता है, परंतु उत्तर दक्षिण में फैले हुए पर्वतों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भ्रंशन के बारे में। भ्रंशन जो है पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में दरार का निर्माण हो सकता है। ऐसी दरारों को विभंग कहा जाता है। ऐसे विभंग जिसमें चट्टानें टूटकर एक तल के सहारे स्थानांतरित हो जाती हैं, भ्रंशन कहलाता है। भ्रंश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य भ्रंश और दूसरा उत्क्रम भ्रंश। सामान्य भ्रंश का निर्माण जो है वो तनाव बल के कारण होता है। इसमें दरारों के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकते हैं एवं एक खंड के नीचे की ओर गिर जाता है। सामान्य भ्रंश से भूपटल में प्रसार होता है। उत्क्रम भ्रंश खिंचाव के कारण निर्मित होते हैं। इस भ्रंश में दबाव के कारण दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की तरफ जो है खिसकते हैं एवं एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इसमें सतह का फैलाव पहले की तुलना में घट जाता है। इसे आरूढ़ भ्रंश भी कहा जाता है। उपर्युक्त दोनों ही भ्रंशों के द्वारा कगारों का निर्माण होता है, जैसे पश्चिमी घाट कगार, विंध्यन कगार आदि। ऐसे क्षेत्रों में लटकती घाटियां एवं जलप्रपातों का भी विकास होता है।
यानी जहाँ भ्रंश होता है वहाँ पे लटकती घाटियाँ पाई जाती हैं एवं जलप्रपातों की मात्रा अधिक होती है। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में होती है तो इसे सोपनी भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी जो है वो सोपनी भ्रंश पर ही है। दूसरा है, जब दो विपरीत दिशाओं में दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के बजाय आगे पीछे खिसकते हुए होते हैं। इस प्रकार के भ्रंश को ट्रांसकरेंट भ्रंश कहा जाता है। कैलिफोर्निया के सन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण जो है इसी प्रकार का है। हिमालय के गढ़वाल उत्तरकाशी क्षेत्र में भी इस भ्रंश के उदाहरण देखने को मिलते हैं। भ्रंश के फलस्वरूप कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोस पर्वत या हार्ट्स पर्वत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भ्रंश घाटी। इसका विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तनाव बल के कारण दो भूखंड विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं। भ्रंश घाटियाँ जो हैं वो लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं, जिसे जर्मन भाषा में ग्रेवेन कहा जाता है। जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी समुद्र तल से नीची है। मृत सागर नामक झील इसी भ्रंश घाटी में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होकर लाल सागर की बेसिन होते हुए जम्बेजी नदी तक लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जिसे न्यासा, रुडोल्फ, टैंगनोइका, एल्बर्ट एवं एडवर्ड झीलें स्थित हैं। कैलिफोर्निया की मृत घाटी भी समुद्र तल से नीची भ्रंश घाटी है। स्कॉटलैंड की मध्यवर्ती घाटी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी, भारत की नर्मदा एवं दामोदर घाटियाँ आदि भ्रंश घाटियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। रैंप घाटी के बारे में हम लोग जानते हैं। इस घाटी का निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथास्थिति में रहता है, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी एक रैंप घाटी है। ब्लॉक पर्वत के बारे में जानते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब दो भ्रंशों के बीच स्तंभ यथावत रहता है, जब दो भ्रंशों के बीच जो है स्तंभ जो है वो यथावत रहता है एवं किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाते हैं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट आदि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हार्ट्स पर्वत। इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं एवं बीच का स्तंभ जो है वो ऊपर उठ जाता है। यूरोप का हार्ट्स पर्वत एक ऐसा ही पर्वत है, परंतु दरार घाटी एवं रैंप घाटी देखने में एक जैसे ही प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार ब्लॉक पर्वत एवं हार्ट्स पर्वत भी देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, परंतु ये भू संचालन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट आगे के चैप्टर जो हैं वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।